लंबे दांत वाली काली बहू। एक शहर में माँ और उसकी काली और लंबे दांतों वाली बेटी नकुशा रहा करती थी, जिनकी एक छोटी सी समोसे की ठेली थी। वे दोनों माँ बेटी उसी से अपना गुजर बसर किया करते थे। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, 10 के 2। आंटी जी जरा हमारे लिए भी समोसे लगा दो। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। आंटी कुछ भी कहो, आपके हाथों के समोसे की बात ही अलग है। ऐसे ही इन दिनों माँ बेटी की दुकान अच्छी खासी चल रही होती है। कुछ दिनों से उस दुकान पर खड़ी नकुशा पर कुछ लड़के अपनी बुरी नजर रखे हुए थे। भाई कुछ भी कहे, बेशक से लड़की काली और दतली है, लेकिन फिगर कमाल का है। हाँ भाई, कह तो तू सही रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वे दोनों लड़के नकुशा को अकेला पाकर उसकी दुकान पर पहुंच जाते हैं और उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। और समिया, हमें भी अपने इन हाथों से समोसा खिला दे। ये कौन सी तमीज है तुम्हारी? मैं क्या तुम्हें छमिया नजर आती हूँ? और डार्लिंग, तुम क्या किसी छमिया से कम हो? तुम लोग जाते हो या फिर मैं चिल्ला दूं और भीड़ इकट्ठी करो। नकुशा के इतना बोलते ही वहाँ दोनों लड़के उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है और कोई भी नकुशा की मदद नहीं करता। लेकिन तभी एक लड़का नकुशा को लाचार देख उसके पास उसकी मदद करने आता है और उन दोनों गुंडों को मारकर वहाँ से भगा देता है और साथ ही वहाँ खड़ी भीड़ से भी बोलता है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक लड़की अकेली उन गुंडों के बीच फंसी हुई है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है। ऋतिक की आवाज सुनकर वहाँ पर खड़ी भीड़ अपना सर झुकाकर वहाँ से चली जाती है। तभी नकुशा ऋतिक से कहती है, आपने मेरी मदद करी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। नकुशा जी, आप मुझे भी समोसे खिला सकती हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऋतिक नकुशा के ठेले पर आए दिन आया जाता रहता था और ऐसे ही इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती रहती। लेकिन कहीं न कहीं ऋतिक नकुशा को बहुत ही पसंद करने लगा था और नकुशा भी ऋतिक को बहुत पसंद करने लगी थी। लेकिन नकुशा के मन में ये डर था कि उसके काले रंग और दांत की वजह से शायद ऋतिक उसे पसंद नहीं करता हो। लेकिन नकुशा को ये नहीं पता था कि ऋतिक उसके रंग रूप को नहीं बल्कि उसके मन को प्यार करता है। ऐसे ही एक दिन ऋतिक नकुशा की कहीं बाहर चलने के लिए कहता है। नकुशा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम बाहर घूमने चल सकते हैं? बाहर? लेकिन मैं कभी बाहर नहीं गई। अरे तुम टेंशन मत लो, हम बस यहीं किसी रेस्टोरेंट तक जाएंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं। अगर माँ को पता चल गया तो मैं बहुत गुस्सा होंगी। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, हम टाइम से घर आ जाएंगे। ऐसे ही एक दिन ऋतिक और नकुशा किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ ऋतिक ठान लेता है कि आज वे नकुशा से अपने दिल की बात कह कर ही रहेगा। दोनों रेस्टोरेंट पहुँचते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। तब ऋतिक नकुशा से कहता है, अच्छा नकुशा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो होगा ना? मेरा और बॉयफ्रेंड? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपको लगता है मेरी शक्ल देख के मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा? तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हारी शक्ल इतनी प्यारी है, तुम्हें देखकर तो हर कोई तुम पर जान देने को राजी होगा। बहुत अच्छा मजाक था। अच्छा नकुशा, अगर मैं एक बात कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं। नकुशा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी माँ से आकर घर पर शादी की बात कर सकता हूँ। नकुशा ऋतिक की बातें सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वे ऋतिक को भी पसंद करती थी और वे ऋतिक के मुंह से ऐसी बात सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। जिसके बाद नकुशा कहती है, ऋतिक तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो? तुम्हें मेरे रंग और इन दांतों से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो। अब जल्दी बताओ कि मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी माँ से शादी के लिए बात करूँ? जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम जब मर्जी मेरे घर आ सकते हो। ऋतिक नकुशा के कहने पर उसकी माँ से उसकी शादी के लिए बात कर लेता है और नकुशा की माँ भी राजी हो जाती है। और जब ऋतिक नकुशा को शादी करके अपने घर ले आता है तो ऋतिक की माँ सुमित्रा उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हे भगवान जी, मैं क्या देख रही हूँ? तुझे कोई और नहीं मिली थी? ये जो कलमुही और दतली उठा के ले आया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। माँ, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। नकुशा बहुत अच्छी लड़की है। उसका रंग बेशक सांवला है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। मैं दिल का क्या चाट डालूंगी? गली मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या होगा? हैरान, सत्यानाश कर दिया। ऋतिक अपनी माँ को बहुत समझाता है, जिसके बाद वो अपना तो लेती है उसको, लेकिन उसको आए दिन वे ताने सुनाया करती है।
अरे कल वही दंतली कहाँ मर गई? जी माँ जी, सुन, घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तू अपना ये गंदा सा मुखड़ा जरा छुपा कर रखना। पर माँ जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनको मेरे चेहरे से क्या लेना देना? तेरे चेहरे से क्या लेना देना? अगर उन लोगों ने तेरा चेहरा देख लिया ना तो वे घर छोड़कर वापस चले जाएंगे, और तेरे ये लंबे लंबे दांत किसी चुड़ैल से कम नहीं लगते। हाँ। नकुशा अपनी सास की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती और वे मेहमानों के आने की तैयारी में लग जाती है। और नकुशा एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। लेकिन उसके काले रंग और लंबे दांतों की वजह से उसकी सास हमेशा उसे ताने सुनाती रहती थी। लेकिन नकुशा कभी भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानती थी। ऐसे ही एक दिन नकुशा छत पर कपड़े डालकर आ रही होती है, लेकिन तभी एकदम से बारिश होने लगती है। तभी उसकी सास उससे कहती है, ओ ततली, कहाँ चली गई कलमुही? तुझे दिखाई नहीं देता कितनी जोर से बारिश हो रही है और छत पर कपड़े सूख रहे हैं? माँ जी आप टेंशन मत लो, मैं अभी सारे कपड़े लेकर आती हूँ। नकुशा अपनी सास के कहने पर छत से कपड़े उतारने चली जाती है, लेकिन छत पर बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से कुछ अलग ही देखने को मिलता है। जब नकुशा कपड़े उतारने लगती है तो बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से उसके शरीर का काला रंग छूटने लगता है, जिससे नकुशा परेशान हो जाती है और वे खुद से कहती है, हे भगवान ये क्या हो गया? मैंने अपने गोरेपन को छुपाने के लिए जो काला रंग लगाया था वे तो बारिश की वजह से धुल गया। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। नकुशा छत पर परेशान होने लगती है कि आखिर वे इस बारिश से कैसे बचे, लेकिन उसका काला रंग सारा धुल चुका था। और तभी नीचे बैठी उसकी सास सोचने लगती है, अभी तक नकुशा नीचे क्यों नहीं आई, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन तभी सुमित्रा छत पर चली जाती है और देखती है कि नकुशा आखिरकार काली से गोरी कैसे हो गई। तभी उसकी सास नकुशा को आवाज लगाती है, नकुशा तू इतनी काली थी और फिर गोरी कैसे हो गई? अपनी सास की बातें सुनकर मजबूरन नकुशा को अपनी मजबूरी बतानी पड़ती है। लेकिन तभी वहाँ ऋतिक भी आ जाता है और नकुशा को देखकर हैरान हो जाता है। और ऋतिक नकुशा से कहता है, माँ जी और ऋतिक, मैंने आप लोगों से ये बात छुपा रखी थी। जब पापा गुजर गए थे तभी से मेरी माँ ने मेरे गोरे रंग को छुपाने के लिए मेरे ऊपर काला रंग लगा दिया था, क्योंकि मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मुझे और मेरी माँ को हमारा घर चलाना पड़ता था, काम करना पड़ता था। लेकिन एक दिन मेरे इस गोरे रंग की वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। आए दिन मुझे लड़के छेड़ते रहते थे, जिस वजह से मेरी माँ डर के रहने लगी थी, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। तभी मेरी माँ ने ठान लिया कि मेरे गोरे रंग को वो छुपाने के लिए मेरा पूरा शरीर काला करके रखेगी। लेकिन ये सच आज आप लोगों के सामने खुल गया। माफ करना ऋतिक, मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी, फिर भी आपने मेरे काले रंग को देखकर मुझसे शादी करना चाहा। और माँ जी आपने मुझे इस काले रंग में एक्सेप्ट किया। देखा माँ, मैं कहता था ना, काला गोरा कुछ भी नहीं होता, बस इंसान का दिल साफ होना चाहिए। नकुशा का गोरा रंग देखकर और ऋतिक की बात सुन के सुमित्रा को उसकी गलतियों का एहसास होता है और वे नकुशा को अपना लेती है, जिसके बाद सारा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगता है। काजल नाम का अर्थ होता है काला और काजल। अपने नाम की तरह ही काली थी काजल। काजल के पिता काफी बीमार रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन काजल अपने पिता को हॉस्पिटल ले जा रही होती है, तभी सामने से एक गाड़ी तेज रफ्तार के साथ आती है और काजल के पिता को टक्कर मारकर चली जाती है। पापा क्या हुआ आपको? उठिए पापा, उठिए। काजल जमीन पर मृत पड़े अपने बाप को गले से लगाकर रोने लगती है। और तभी थोड़ी दूर पर गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी में से विमल अपने पिता अशोक के साथ उतरता है। काजल अपने पिता के गुनहगार को देखकर उसका कॉलर पकड़ लेती है और उससे कहती है, अंधा हो गया था क्या? तुझे मेरे पापा नजर नहीं आए? भला इतनी भीड़ वाली रोड पर इतनी तेज गाड़ी कौन चलाता है? तेरी वजह से मेरे पिता इस दुनिया से चल बसे। अब तू बता कौन देखेगा मुझे और मेरी बूढ़ी माँ को? हमारा सहारा सिर्फ हमारे पिताजी थे। बेटी, मेरे बेटे को माफ कर दो। मैंने इसको कहा कि गाड़ी आराम से चलाए, पर क्या बोलूं, ये तो ना अपनी ड्राइविंग दिखा रहा था कि कितनी अच्छी गाड़ी चला लेता है, वो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में। देख लेना लायक, तेरी वजह से किसी से उसके बाप का साया छिन गया है। अब बोल, क्या तू उठाएगा इसकी जिम्मेदारी? बेवकूफ कहीं का। भाई साहब, मैं नहीं जानती आपके बेटे से ये हादसा जानबूझकर हुआ या गलती से, पर मैं पुलिस में आपके बेटे की कंप्लेंट जरूर लिखवाऊंगी। मुझे इंसाफ चाहिए। अब देखिए बहन, मैं अपने बेटे की गलती मान रहा हूँ।
पर उसने ये जानबूझकर नहीं किया है। और रही आपकी और आपकी बेटी की बात, तो मैं आप लोगों की जिम्मेदारी लेता हूं और आपकी बेटी की शादी अपने बेटे से करा दूंगा। मेरा बेटा सारी उम्र अब अपनी गलती सुधारेगा। और क्या, क्यों नालायक, सुधारेगा ना, उठाएगा ना जिम्मेदारी इनकी बिटिया की। आप चिंता मत करिए, किसी भी चीज की टेंशन मत लीजिए, बस कोर्ट कचहरी के चक्कर मत काटिए। काजल और उसकी माँ काफी गरीब और बेबस थे, इसलिए वे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटते और अशोक अपने नालायक बेटे की शादी काजल से करवा देता है। विमल का पूरा परिवार काफी अच्छा था, पर विमल का मामा एक बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी था। अपने मामा के साथ रहकर विमल भी अपनी मामा की तरह बनता जा रहा था। शादी के बाद जब विमल अपने मामा से मिलने आता है तो वे काजल का काला रंग देखता है, तो वे अपने भांजे को भड़काने की कोशिश करता है। अरे मेरे प्यारे भांजे, तुझे यही कलोटी लड़की मिली थी, तूने इससे चट मंगनी पट ब्याह कर लिया। वाह वाह वाह, और अपने मामा को बुलाया भी नहीं। अब ये लोग इतने गरीब थे कि इन्होंने तेरी शादी एक ही दिन में मंदिर में करवा दी। क्या बात है। अरे काले रंग की लड़की से शादी करनी थी तो कम से कम कुछ दहेज तो ले लेता पगले। मामा जी, क्या आपको मेरी पसंद नहीं पता? मुझे तो पढ़ी लिखी मॉडल एकदम गोरी चिट्टी लड़की चाहिए थी, पर क्या बोलूं, मेरे पापा ने मेरी शादी इस काली गंवार लड़की से करवा दी। पापा को तो जैसी बहू चाहिए थी वैसी मिल गई, पर मेरा क्या, मुझे तो जैसी बीवी चाहिए थी वैसी नहीं मिली ना। हाँ, पर भांजे एक बात बता, अरे तेरे बाप ने तेरे साथ ऐसा किया क्यों? तू तो उनकी इकलौती संतान है ना। अरे मामा, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। नई नई गाड़ी चलानी सीखी थी, सोचा पापा को अपनी गाड़ी में बैठाकर घुमाऊंगा, उन्हें दिखाऊंगा कि मैं कितने अच्छे से गाड़ी चला लेता हूँ, थोड़ा स्टाइल मारूंगा। पापा भी मेरे साथ बैठे थे। क्या बोलूं, मुझसे ना एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें काजल के पिता की मौत हो गई, जिसके बाद पापा ने इस काली कलूटी और उसकी माँ की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। और जिम्मेदारी तो ली, साथ में मेरी शादी करा दी इस काली गंवार लड़की से। बोलते हैं अब जिंदगी भर सुधारेगा ये अपनी गलती। क्या बोलूं मैं। विमल के मामा को पूरा सच पता चलता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वे विमल से कहता है, अच्छा, अब अगर भांजे ऐसी बात है तो तू भी शादी को निभाने का नाटक कर, ताकि तू अपने माँ बाप की नजरों में अच्छा बन सके। मामा, ये मुझे कोई अच्छा बनने का नाटक वाटक नहीं करना है। मुझे बस इस लड़की से किसी भी तरह से पीछा छुड़ाना है। कुछ भी करो, बस इस लड़की को मुझसे दूर करो आप। हाँ भांजे, हाँ, वही रास्ता तो बता रहा हूँ। थोड़ा सबर तो कर बेटवा, थोड़ा सबर कर। देख, अच्छे बनने का ढोंग कर और इस कलोटी को अपने साथ हनीमून पर ले जा, और हनीमून पर ले जाकर इसे किसी जहरीले सांप से कटवा देना, और सबके सामने अपने नकली आंसू बहाकर कहना कि अरे रे रे रे, मेरी बीवी को किसी सांप ने काट लिया, और तेरी ये काली कलोटी देवी भगवान को प्यारी हो जाएगी, और इस तरह से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी बेटा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मामा। अगर मैं इससे दूर भागता रहा तो मेरे घर वाले मुझे इसके और करीब भेजेंगे। अब क्या था, विमल अपने मामा की बात मान जाता है और अच्छे बनने का नाटक करता है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। अब घर वालों को यकीन हो जाता है कि विमल ने काजल को अपना लिया। ऐसे ही एक दिन, पिताजी, मुझे और काजल को आपसे कुछ बात करनी थी। अब शादी के बाद सभी पति पत्नी हनीमून के लिए जाते हैं, और काजल का भी सपना था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं और काजल भी कुछ दिनों के लिए बाहर हनीमून पर कश्मीर जाएं। काजल को कश्मीर बहुत पसंद है ना काजल? बहू, क्या विमल सच कह रहा है? क्या सच में तुम्हें कश्मीर जाना है? अगर तुझे अपना हनीमून बनाने के लिए कहीं और जाना है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे हनीमून के लिए बढ़िया अरेंजमेंट करवा दूंगा। हाँ पिताजी, मैंने ही विमल से कश्मीर की बात की है। वे तो मुझे इंडिया से बाहर ले जाना चाहते थे, पर मैं आज तक अपना देश ही नहीं घूमी तो विदेश कैसे जाऊं? इसलिए मैंने ही उनसे कहा है कि मुझे कश्मीर जाना है। अच्छा ठीक है, तो बहू तुम दोनों कल ही कश्मीर के लिए निकल जाना और वहां अच्छे से टाइम बिताना, एंजॉय करना, और आने के बाद सुनो, खुशखबरी भी सुनाना, ठीक है? चलो एंजॉय करना। अशोक की बात सुनकर काजल शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन विमल काजल के साथ अपने हनीमून के लिए निकल जाता है।
जहाँ वे लोग एक बहुत अच्छे होटल में रुकते हैं। विमल जी, मुझे माफ करना, उस दिन मैंने आपका कॉलर पकड़ा और आपको भला बुरा कहा, पर आप सच में बहुत अच्छे हैं और पुरानी सारी बातें भूल जाइए। मैंने भी खुद को समझा दिया है कि वे सिर्फ एक हादसा था। अरे काजल, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और उस दिन गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी थी। इसलिए अब तुम भी जाओ, सब कुछ भूल जाओ और जाकर सो जाओ। हमें कल कश्मीर की वादियों में घूमना भी तो है ना? जाओ, सो जाओ। विमल के कहने पर काजल जाकर सो जाती है और विमल एक जहरीला सांप काजल के बिस्तर पर रख देता है, पर वो सांप काजल को ना काट कर सोफे पर सो रहे विमल को डस लेता है। विमल के चीखने की आवाज सुनकर काजल उठती है, जहाँ वे देखती है कि जहरीला सांप उसके पति को काट कर भाग गया। काजल को कुछ समझ नहीं आता और वे अपने पति के जहर को चूस कर निकालने लगती है। कुछ देर बाद विमल को होश आ जाता है और वे देखता है कि काजल का शरीर नीला पड़ चुका है। विमल जी, आप ठीक तो है ना? मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। इतना बोलकर काजल बेहोश हो जाती है। काजल की कुर्बानी देखकर विमल को अपने किए पर काफी अफसोस होता है और वे काजल की जान बचाने के लिए जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर काजल के शरीर से सारा जहर निकाल देते हैं। कुछ देर बाद काजल होश में आ जाती है और विमल उससे अपनी गलतियों की माफी मांगता है। हाँ, अच्छा हुआ काजल जो तुम्हें होश आ गया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। पहले मैंने तुम्हारे पिता को मारा और मुझे माफ कर दो काजल। मैं ठीक हूँ और मैं बहुत खुशकिस्मत वाली हूँ जो आप जैसा मुझे पति मिला है। काजल इस बात से अनजान थी कि आज जो हादसा हुआ उसके पीछे भी विमल का ही हाथ है। विमल इस बात को तो काजल को नहीं बताता, पर वो उससे अपनी सारी गलती की माफी जरूर मांग लेता है और काजल भी उसे माफ कर देती है। और कुछ दिनों बाद विमल और काजल अपना हनीमून मनाकर वापस घर आ जाते हैं।